नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। न्यूज लाइन में हम बात करेंगे जेटली पर हो रखे उस केजरीवाल की जो इस वक्त सुर्खियों में है। इस बार आम आदमी पार्टी के निशाने पर है अरुण जेटली और उनकी पार्टी बीजेपी। आज आम आदमी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी हुआ वो अरविंद केजरीवाल के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ हो रखे एक्शन पर पार्टी का विरोधी रिएक्शन है या फिर आम आदमी पार्टी एक नए रिएक्शन को पैदा करने के लिए कोई एक्शन प्लानिंग कर रही है। इस पूरे मामले का सच क्या है, इसकी पड़ताल करेंगे आज न्यूज लाइन में। आम आदमी पार्टी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आपकी माने तो डीडीसीए में जेटली की सहमति से करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी के बाद आग बबूला हुई आप ने अब सीधे सीधे वित्त मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आप नेताओं के भड़कीले सुर यही बता रहे हैं कि जेटली के खिलाफ किया गया ये आगाज उनके लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है। आप प्रवक्ता राघव चड्ढा की माने तो पिछले 15 सालों में डीडीसीए में जेटली की सहमति से भ्रष्टाचार हुआ। सिलेक्शन से लेकर जिलों में फर्जीवाड़ा, नियुक्तियों से लेकर पैसों के लेन देन तक जो कुछ भी धांधली हुई है वो सब वित्त मंत्री की देखरेख में ही की गई। 57 करोड़ का बताया, अब आगे सुनिए। 1 करोड़ 55 लाख का लोन डीडीसीए 3 कंपनियों को देता है। विधान इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, श्रीराम ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मैपल इंफ्रा रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड। जब पूछा जाता है उनसे कि ये क्या पैसा दिया गया, ना अध्यक्ष उसका जवाब दे पाते हैं जो प्रेसिडेंट डीडीसीए के, ना जनरल सेक्रेटरी उसका जवाब दे पाते हैं। रिपोर्ट कहती है प्राइमा फेसी दिस सीम्स टू बी अ केस ऑफ थेफ्ट एंड ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये इस 1 करोड़ 55 लाख की जो पेमेंट करी गई 3 कंपनियों के लिए, इसके लिए ये डीडीसीए द्वारा गठित कमेटी कहती है दिस इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इतना ही नहीं, आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने जब जेटली के खिलाफ बोलना शुरू किया तो वो बोलते चले गए। उन्होंने जेटली पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इस डीडीसीए में स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं खेल सकते बल्कि इसे एलीट क्लास का क्लब बना दिया गया है। कुल 9 कंपनियों को बहुत सब्सटैंशियल पेमेंट दी जाती हैं। उनमें से 5 कंपनी जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रीम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अन्ना लक्ष्मी ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड, एडवेंट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, अल्टीमेट आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, निपुण ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड और मनु टेक्निकल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इन 5 कंपनियों को डीडीसीए बहुत अच्छी कई लाखों की रकम में पेमेंट करती है। इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही जगह है। इन 5 कंपनियों का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक ही जगह है। इन 5 कंपनियों के डायरेक्टर सेम लोग हैं और इन 5 कंपनियों के शेयर होल्डर्स में आपस में नेक्सस है। वही लोग घूम फिर के डायरेक्टर बन जाते हैं, वही लोग घूम फिर के शेयर होल्डर बन जाते हैं। इस प्रकार से कंपनियां बना बनाकर, फर्जी कंपनियां बना बनाकर पैसा निकाला जा रहा है डीडीसीए से। राघव चड्ढा शेर तो आप नेता कुमार विश्वास जेटली के खिलाफ सवा शेर के अंदाज में दिखाई। उन्होंने तो जेटली पर आरोप लगाया कि क्रिकेट के करोड़ों फैंस की भावनाओं के साथ सरेआम खिलवाड़ किया गया। देश में करोड़ों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी हैं और दिल्ली में डीडीसीए के माध्यम से एक क्रिकेट का कॉमनवेल्थ लगभग 15-16 वर्षों से चल रहा है, जिसमें देश के माननीय वित्त मंत्री जी की सीधी सीधी भूमिका है। जब जब दिल्ली सरकार ने या किसी भी व्यक्ति ने इस घोटाले को उजागर करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, केंद्र की सरकार ने तुरंत प्रतिरोध किया है। पिछली बार भी जब हमने डीडीसी के घोटाले पर अपनी आपत्तियां शुरू की थी एसीबी में, तो उस समय जबरन अर्धसैन्य बलों को एसीबी में घुसाकर असंवैधानिक तरीके से एसीबी पर कब्जा कर लिया गया। इस बार भी जब एक रिपोर्ट के माध्यम से इस पर कार्रवाई प्रारंभ की तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक मुख्यमंत्री के चैम्बर में सीबीआई को घुसा दिया गया और मुख्यमंत्री की दैनंदिन डायरी, आवक जावक रजिस्टर जैसे मुख्य जो काम है जिनका कोई मतलब नहीं था, तथाकथित
घोटाले से, जिसके लिए वो कह रहे थे, उस पर कब्जा करने की कोशिश की गई। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आपने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर कितने गंभीर आरोप लगाए। डीडीसीए ने अरुण जेटली की अध्यक्षता में स्टेडियम के लिए 24 करोड़ का बजट बनाया, लेकिन खर्च 114 करोड़ रुपए किए, जिसमें 90 करोड़ रुपए का क्या हिसाब है। कुल 9 कंपनियों को काफी मोटी रकम का भुगतान किया गया। 5 कंपनियों का पता भी एक, निदेशक भी एक, 3 कंपनियों को दिए गए कर्ज का कोई हिसाब नहीं। डीडीसीए के खजांची नरेंद्र बत्रा से अरुण जेटली का क्या रिश्ता है? जो व्यक्ति डीडीसीए का कानूनी रूप से ऑडिटर है, उसके खिलाफ खुद इस बैलेंस शीट को लेकर करप्शन को लेकर आरोप है। डीडीसीए में स्कूल कॉलेज के बच्चे नहीं खेल सकते, इसे एलीट क्लास का क्लब बना दिया गया। एक ही काम के लिए 16 कंपनियों को पैसे दिए गए। 1.55 करोड़ का लोन 3 कंपनियों को दिया गया और किसी भी लोन पर ठोस जवाब नहीं है। इसके अलावा कुछ कंपनियों को बिना काम के पैसे दिए गए। जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मसले पर जांच आयोग बिठाने की बात की तो छापे मारे गए। लिहाजा आपने वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे और इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली से आपने डीडीसीए में हुए गड़बड़ झाले को लेकर सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग की है। ऐसे में फिलहाल तो वित्त मंत्री आपके घेरे में घिर तो जरूर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो आखिरकार ये क्या हो रहा है? केजरीवाल और उनकी टीम जिस तरीके से एक मंच पर आते हैं, खुलासे करते हैं, सनसनी मचाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू होता है, वो कितना वैलिड या इनवैलिड है और इस पूरे मसले का सच क्या है जो जुड़ा हुआ है डीडीसीए और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल के मेहमान मौजूद हैं। हम स्वागत करना चाहते हैं मुकेश वाजपेयी जी का, जो कि बीजेपी से हैं। वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुराग सिंह साहब हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं और काफी जानकारी रखते हैं लीगल मसलों पर, उनसे बातचीत करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ लल्लन प्रसाद जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस तरीके के मामलों में बहुत अच्छा विश्लेषण अक्सर देते रहे हैं। जगदीश नेगी साहब भी हमारे साथ हैं, जो राजनीति से संबंधित कई मसलों पर बहुत बेहतरीन जानकारी रखते हैं और आप काफी वरिष्ठ भी हैं इन मसलों को लेकर। सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगी मुकेश जी आपके साथ ही। आपसे मेरा सीधा और दो टूक सवाल है। जो कहना था आम आदमी पार्टी को, वो स्टेटमेंट उन्होंने सबके सामने रखा, विद फैक्ट्स एंड फिगर रखा। उन्होंने कहा इसमें हमें तो कोई डाउट है नहीं, इसकी जांच भी हो जाए, इंक्वायरी भी हो जाए, पेपर्स भी हैं, ये हुआ भी है और इसे दूसरे लहजे में कबूला भी गया है। जैसे कि अरुण जेटली साहब ने कहा था एक समय पे कि अनियमितताएं हुई है, कुछ गड़बड़ियां हैं जो हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं हुआ और दोनों बातों में फर्क है। पर केजरीवाल साहब और उनकी टीम कह रहे हैं कि नहीं, ये भ्रष्टाचार है। अब आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? क्या आगे आपको लगता है ये किस रणनीति के तहत हुआ? क्या रिएक्शन इस पर आपका? देखिए, मोटी मोटी मैं आपको 2 बातें बताता हूँ जी। नंबर 1 तो ये है कि जो बात आज आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बोली, इस सारी चीज़ों की, तथ्यों की इंक्वायरी 2012 में शुरू हुई और 30 मार्च 2013 में उसकी रिपोर्ट आई। उस समय ना तो जो आज के फाइनेंस मिनिस्टर हैं माननीय अरुण कुमार जेटली जी, ना तो वो किसी पोस्ट पे थे, ना हमारी कहीं पे गवर्नमेंट थी, आइदर दिल्ली और सेंटर में। और उस जो रिपोर्ट आई उसमें ये पाया गया, उसमें कंक्लूजन जो उनका निकला उसमें ये पाया गया कि हाँ, कुछ इसमें इस तरह की त्रुटियां हैं कि किसी को नोटिस टाइम पे नहीं भेजा, किसी कोई मेल टाइम पे नहीं गई, लेकिन किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो कोई फाइनेंशियल इसमें इस तरह का नहीं लगता है कि कहीं पे कोई भ्रष्टाचार की बात हुई हो। सेकेंडरी जो उनका ओपिनियन था, कंक्लूजन था, उसमें उन्होंने लिखा था कि जो अध्यक्ष हैं अरुण जेटली जी, ये जब भी वर्किंग कमेटी में बैठते हैं तो वर्किंग कमेटी में एज ए नॉन प्रेसिडेंट जो इनकी कमेटी होती है उसमें मतलब डिसीजन लेने का जो भी प्रोसीजर है वो वर्किंग कमेटी को है और वर्किंग कमेटी सारे डिसीजन लेती है। तो डायरेक्टली बिल्कुल डायरेक्टली अगर आप इसमें कहीं रोल इसमें देखते हैं तो फाइनेंस में इनका अरुण जेटली जी का कहीं डायरेक्टली रोल नहीं है। तीसरी बात, जब ये सीबीआई का परसों एक रेड पड़ी है जी इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर, जी, उसके बाद आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल की आप बॉडी लैंग्वेज देखें या उनके शब्दों को देखें, इस तरह से जैसे पता नहीं उनके ऊपर क्या हो गया हो।
और इमरजेंसी। इनके एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, जब इनके कानून मंत्री थे उनको जब पुलिस अरेस्ट करने गई तो इनके सारे नेताओं ने प्रेस मीडिया में आके डिक्लेयर कर दिया जी दिल्ली में तो इमरजेंसी लग गई है। उसके बाद जब क्लियर हुआ, सारा कुछ पता चला, तो अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न लिया। इस मैटर में भी आपको ये लग रहा है कि ऐसी चीजें की यही बोला, इसीलिए मैं इस मैटर को ला रहा हूँ। उसके बाद यू टर्न लिया केजरीवाल जी ने और बोला कि उन्होंने हमारे कोई धोखे में रखा, हमारे कोई पर्दे के पीछे रखा, ये सारी बातें नहीं बताई। इस केस में भी उन्होंने फर्स्ट डे सवेरे मॉर्निंग में जो उनकी स्टेटमेंट आई वो यही आई कि सारी फाइलें जो ले जाने के लिए मेरे ऑफिस में रेड मारी गई है और इमरजेंसी, अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है दिल्ली में। शाम होते होते तक ये बात हुई कि जी फाइलें ले नहीं गए, फाइल देखने आए थे। अब सिर्फ इस बात को दबाने के लिए, लेकिन आपको क्या लग रहा है किसी एक मंच पर जाकर किसी एक प्लेटफॉर्म पर आप खड़े थे और वहां कह रहे हैं कि भाई ये तमाम चीजें, भाई दस्तावेज है ना आपके पास इंफॉर्मेशन, बिल्कुल कह रहे हैं कि क्रॉस वेरीफाई करा लीजिए। बिल्कुल है, हिट एंड रन वाला केस नहीं चलेगा यहाँ पे। पहले आप गवर्नमेंट में नहीं थे, पहले आपके पास पावर नहीं थी, आपने जिस मर्जी को आरोपित किया और आप भाग गए। लेकिन अब आप सत्ता में है, आपके पास पावर है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। आप अगर कोई आपके पास कानून आप कुछ है तो आप कोर्ट, आपका दरवाजा खुला हुआ है, आप कोर्ट पे जाइए। जगदीश नेगी जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जगदीश नेगी जी, आपको क्या लगता है ये पूरा मसला किस तरीके से लेकर आई है आम आदमी पार्टी? मसले में दाल में काला कुछ न कुछ तो होता ही है। देखिए सवाल है कि जहाँ पर वो 5 जो उन्होंने तथ्य और जो पूरा जो दिए उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, एक ही जगह पर एक ही पते पर 5-5 कंपनियां खोलना, उन्हीं लोगों का अदला बदली के डायरेक्टर बन जाना और पेमेंट को लेना और वो करना, उसमें डाउट होता है। क्योंकि जब आपके डीलिंग आपके उन लोगों से, तो आप कंपनी अलग अलग क्यों कर रहे हैं? फिर एक ही कंपनी को पेमेंट क्यों नहीं हो पा रही है? फिर कैश पेमेंट जो है इस तरह के, क्योंकि ये जो है आर्टिकल 25 में ये रजिस्टर्ड होते हैं कंपनियां, इसमें नॉन प्रोडक्टिव 20,000 से ज्यादा तो आप इनकैश कर ही नहीं सकते, दूसरी जगह फंड नहीं लगा सकते हैं, या अपने ही काम में जो है रेनोवेशन में उसमें लगाएंगे पैसा, उसमें कैश पेमेंट नहीं कर सकते हैं। उसका रूल है कि आप उसको बाय चेक, आप क्रॉस चेक उसमें पेमेंट होगी, अकाउंट पे ही चेक होंगे। और ये जो है इस टाइप, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का देखिए मेन मुद्दा कहां से हो रहा है, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि उनका जो ये पूरा जो फ्रेमवर्क है वो तब से है जबकि उनके प्राइवेट जो अरविंद केजरीवाल के जो है चीफ सेक्रेटरी के यहाँ छापा पड़ा। मुझे कोई दिक्कत नहीं कि छापा पड़ता है। मैं आपको याद कराऊं कि 85 में राजीव गांधी जी के टाइम में 10-12 मंत्रालयों में जो है सीक्रेट लीक्स होते थे और एक कल्प्रिट पकड़ा गया, लेकिन छापे मारने थे कंपनियों, सारे फाइनेंस ऑफिस में, इवन प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस में भी छापा मारना था। लेकिन उस टाइम के सीबीआई का जो हेड था उन्हें चुपचाप राजीव गांधी से मिला। पहले डर रहे थे, पीसी अलेक्जेंडर बहुत तेज आदमी था तो हाथ भी नहीं लगाने देते कभी भी। उन्हें सीधा राजीव गांधी से मिले, राजीव गांधी से उन्होंने परमिशन मांगी। राजीव गांधी ने कहा कि आप सिविल वर्दी में आएंगे, शो नहीं करेंगे, फोर्स आप बाहर रखें लेकिन सिविल में रखें। चुपचाप हुआ। जब अगले दिन जाके पता लगा कि वहां छापा पड़ा था, यहां पर हुआ क्या, पुलिस पहले बाहर बिखेर दी, दुनिया भर का हंगामा कर दिया। ये शोबाजी क्यों करने की जरूरत थी? अब चुपचाप। तो आपके हिसाब से ये शोबाजी कौन कर रहा था? नहीं देती यहाँ पे तो जो सीबीआई ने करवाई ना शोबाजी। फिर सीबीआई की इंक्वायरी शोबाजी कैसे हो सकती है जगदीश जी? सीबीआई का अपना एक रूटीन प्रोसीजर है, वो जाएगी, इंक्वायर करेगी, क्रॉस चेक करेगी। बगल में देखो, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में सीबीआई जो भी करती है वो सत्ता में बैठी हुई पार्टी के हिसाब से करती है, आपको ये लग रहा है? अब तक यही होता रहा है। ललन प्रसाद जी आपकी बात में शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अभी आज सीबीआई का स्टेटमेंट आया है जी, और उन्होंने बड़े क्लियर टर्म में किया है कि केजरीवाल ने जो कुछ भी कहा वो इट्स ए बंडल ऑफ लाइज, उसको वो प्रूफ करें जी। इस तरह से मीडिया के सामने आके आप बकवास कर दें और आपके पास कोई प्रूफ नहीं उस बात का, तो इससे तो देश नहीं चलेगा। और इस तरह से आप सीबीआई को बदनाम करेंगे। हो सकता है सीबीआई ने ऐसे किए हों जैसा आप कह रहे हैं कि कभी किसी केस में प्रधानमंत्री या किसी बड़े अधिकारी के वो कहने पर कुछ किया हो, लेकिन इस केस में जो तथ्य सामने अभी आ रहे हैं उससे तो यही साबित हो रहा है कि जिसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस समय अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, वो बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व है। और देखिए उसने शायद कुछ कबूला भी है सीबीआई के सामने, उसने कुछ स्टेटमेंट वगैरह भी दिए हैं, अभी आएगा पेपर में, थोड़े दिनों में जल्दी आ जाएगा। तो सीबीआई का ये कहना है कि हमारे पास सारे तथ्य हैं और हमने जो कुछ किया है विद इन लॉ किया है। अगर केजरीवाल कहते हैं कि नहीं ये विद इन लॉ नहीं है और ये उसके अगेंस्ट है, तो लेट हिम गो टू कोर्ट, क्योंकि हमारे देश में व्यवस्था तो है ही
कि अगर कहीं इससे भी दो कोई बातें अनियमितता- क्लियर है। एक तो जगदीश नेगी साहब ये कह रहे हैं कि वहां ऐसा हुआ था इसलिए शायद ऐसा हुआ है। इस तरीके से जो तो खुले इस मंच तरह पर से बातचीत हो रही है, नहीं, इस तरह सीक्रेसी से रखी जा सकती थी, ये वो तो आप देखिए, कह रहे हैं। लेकिन देखिए डीडीसीए वाला ये मामला बिल्कुल ये अलग है। अनुमान लगा देना कि वहाँ जी, ऐसा हुआ ललित कि भैया, यहाँ हमेशा पे- रेट डालती है, जो बता के सामने नहीं तथ्य डालती है, है। देखिए सामने CBI जो कभी तथ्य है रेट उसको बता के नहीं डालती दिखाइए। है। ये फैक्ट्स आप फिगर्स सर क्या अपनी है? बात जरूर कहिएगा, बिल्कुल। लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं भूपेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल वन न्यूज पर। सर, चर्चा आज ऐसे विषय पर है जो आप लोगों ने छेड़ा है और इस पर फिर चर्चा होना लाजमी है। आम आदमी पार्टी को एक चीज का क्रेडिट तो जाता है कि वो कुछ कहती है तो फिर उसके बाद सनसनी हो, हंगामा, चर्चा खूब होती है। भूपेंद्र सिंह जी, आप लोग हमेशा इस तरीके के मंच पे, ऐसे फोरम में जाके पब्लिक डोमेन में फैक्ट्स रख देते हैं। आप क्यों उस पर लीगल फाइट नहीं करते? अगर आपको लगता है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही और फिर है, यू तो टर्न फिर ले आप लेते क्यों हैं। उस पर क्यों आगे नहीं बढ़ते? और ये जो ललन प्रसाद जी कह रहे हैं कि हर बार यू टर्न क्यों हो जाता है पार्टी का? वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये सवाल मेरे से रखा। मेरे ख्याल से जब से ये आम आदमी पार्टी आंदोलन के टाइम से आई थी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अदालत अगर ये कोई है तो ये इन्हीं लोगों ने हमें समझाया था कि सबसे बड़ी अदालत अगर है तो वो जनता की अदालत ही है जी। ये जो मुद्दा है, ये जो बहस जिस चीज़ से शुरू हुई है, इसमें दो तीन चीज़ें निकल के आई। जहाँ तक जैसे जो चीज़ें अभी जगदीश जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें जिसपे सवाल उठने लाजमी है, और जो हम अगर लेके आए, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा हमेशा से रहा है, तो भ्रष्टाचार हम पब्लिक डोमेन में ले आए तो इसलिए इस पे चर्चा भी हो रही है। लेकिन इसके अंदर जो बातें अभी कही गई सीबीआई के रोल को लेके, या जिस तरीके से किया गया, या जिस तरीके से रेड डाली गई, तो ये चीज़ भी मेरे ख्याल से बहस होनी ही चाहिए इन सब चीज़ों पे कि सीबीआई का भूपेंद्र सिंह जी, लेकिन आप लोग भी समझदार हैं। एक ऐसी पार्टी है जिसे जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठाया है। ये हम लोगों से ज्यादा शायद आप इस चीज को समझते हो कि एलिगेशन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। देश के वित्त मंत्री के खिलाफ कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनकी देखरेख में हुआ, चीजें इस तरीके से गलत हुई। तो अगर इतना सारा किसी के पास फैक्ट्स एंड फिगर है, मुझे लगता है तो लीगल फोरम में आप जाके लड़ते और आप जीत जाते। अगर आपको इतना विश्वास है, नहीं, ये तो सारी चीजें तो चल ये रही आपकी हैं। ज्यादा अभी बड़ी होगी, चीज होती एक है। चीज और मैं आपको जनता की बताऊं, अदालत वहां तक सीमित है जहां ललन जी के बारे में आप सच कह दिए। ललन जी, पहले भी आपसे बात हुई, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात ना किया करें। एक वरिष्ठ बीजेपी पत्रकार के लिए की मैं बात बैठा हूं, बात बीजेपी नहीं के है। लिए वंदना जी, मेरे को मालूम है, लेकिन आपसे ज्यादा ललन जी बीजेपी के प्रवक्ता की हैसियत से बात करते हैं। आज से जो मेरे, आप एक बार अपना सवाल दोहरा दीजिए। आप अपनी बात कहिए भूपेंद्र जी। जो आपको लगता है आपकी पार्टी का स्टैंड है, इस पर बार बार वही बात होती है कि आप ओपनली इस चीज को पब्लिक डोमेन में रखते हैं, बहुत अच्छा है। आप पब्लिक डोमेन में रखने के साथ साथ लीगल फोरम में क्यों नहीं जाते? ये वाली लीगल फोरम में रखने की बात अगर मैं आपको बताऊं, आप देखो कि ये 2007 और 2002 से लेके जो कुछ मामले थे जिसको लेके कि जो मैं सिलसिलेवार जो चीजें आपने दी, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा एक एक चीज का। जो इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बचाने की बात है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बचाने की कहां पे बात है? हमारा कोई एक बयान बात बताइए। 2000 आप वो मसला छोड़ दीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर फैक्ट्स एंड फिगर है तो लीगल फोरम में जाएंगे क्या और क्यों नहीं जाते? बिल्कुल कई बार ऐसा हुआ है, बिल्कुल, ये उसी की वंदना जी, ये उसी की तैयारी चल रही थी। और जो सीबीआई की रेड है, जो राजेंद्र के बहाने जो ये इसी चीज की जानकारी के लिए ये रेड की गई है। अदरवाइज मुख्यमंत्री के ऑफिस के अंदर कोई भी फाइल कभी भी नहीं रहती, और कोई भी फाइल अगर आती है तो वो 10 या 15 दिन तक रहती है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को दबाने के लिए, दबाने के लिए नहीं, ये जानने के लिए कि इस वाले केस के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये चीजें पहले बाहर निकल के आई थी, ये चीजें हमने बताई थी लोगों को। ये आपकी पार्टी का स्टैंड है। अनुराग सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप लीगल मामलों से जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील के। अनुराग सिंह जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मसले में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, और बार बार हम एक बात कहते हैं कि अगर किसी को इतना दावा है कि वो एक एक शब्द जो कह रहा है वो सच है और उसके पास तमाम दस्तावेज है, आपको क्या लगता है सही तरीका क्या है? अगर कोई ऐसी बातों को सामने लाता है और किसी उद्देश्य के तहत लाता है, तो क्या सही तरीका होगा इसे प्रोसीड करने का? देखिए, सबसे पहले तो जो मुद्दे की बात यह है कि गरिमा की बात करना और गरिमामयी होना दोनों में बड़ा फर्क है। तो जिस तरीके से इस मुद्दे को रखा जा रहा है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सामान्य परिपाटी के बिल्कुल परे है। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और चूंकि भ्रष्टाचार आपका राजनीतिक मुद्दा है तो आप राजनीतिक मुद्दा है, आप उस पर राजनीति करिए, लेकिन जब आप कानूनी बात करेंगे तो आपको कानूनी तरीके से चलना होगा जी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सुब्रमण्यम स्वामी है हमारे देश में कि भाई अगर सोनिया गांधी के खिलाफ भी उन्होंने मुकदमा किया तो उन्होंने प्रॉपर केस किया, उसके बाद उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी को और आप आदमी पार्टी को किसी ने नहीं रोका हुआ कि आप मुकदमे करिए,
दायर करिए। आप तो उस भ्रष्टाचार के मुकदमे पर पब्लिसिटी का आप सारा राजनीति कर रहे हैं और अपने आप अपना चेहरा आप टेलीविजन में आगे कर रहे हैं जी। तो उनको मुकदमा प्रॉपर फाइल करना चाहिए। और एक चीज और, कानून स्पष्ट है इसमें, सीआरपीसी सेक्शन 39 क्लियरली कहता है कि कोई भी पब्लिक का आदमी कोई भी अगर ऑफेंस देखता है जो कॉग्निजेबल हो जी जी, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि कोर्ट को उसको बताए। तो यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी इन पर और ज्यादा जिम्मेदारी है और ये इन पर और ज्यादा जिम्मेदारी है, तो मतलब वो निभा नहीं रहे। भूपेंद्र जी, फिर वही बात आ गई कि लीगल फोरम में जाने की तैयारी आप लोगों को या तो साथ साथ करनी चाहिए या पहले वहां जाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि वाकई में उसका कोई हल निकले। अगर सिर्फ हंगामा ही मचाना आपका मकसद है और ये तरीका बार बार इख्तियार होता है, जैसे हमारे पैनल में मौजूद लोग भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल साहब कई जगह कई बड़े खुलासे कर चुके हैं, लेकिन आगे की कोई वो तैयारी नहीं होती, वो प्रोसीडिंग्स नहीं होती। भूपेंद्र सिंह जी तो इनका तो जो अप्रोच है वो कह रहे हैं कि हम तो जनता की अदालत में जाते हैं। जब विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने को हुई तब कोई जनता की अदालत नहीं बुलाई गई और ये तनख्वाह 40 गुना बढ़ा दे इकट्ठा। और बाद में जब भ्रष्टाचार आपके ऑफिसर्स के अंदर, आपके अंदर काम करने वाले लोगों को भ्रष्टाचार तो आप कहते हैं कि आप मीडिया के सामने आके चिल्लाते हैं, कोर्ट में नहीं जाते, सिर्फ एक जो कानून कोई व्यवस्था है उसको नहीं मानते और जहां तक सीबीआई को नहीं मानते, तो पब्लिक को क्यों नहीं पता चलना चाहिए? पब्लिक को सारी नहीं, चीजों का हम तो पता कह रहे हैं कि पब्लिक को पता चलना चाहिए। एक चीज अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको, ये चीज शुरुआत कहां से हुई, इस चीज की पूरी शुरुआत कहां से हुई? उस रेड से। कौन सी रेड? जो कि सो कॉल्ड राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ की गई। एग्रीड, उसके खिलाफ अगर आपको कार्रवाई करनी है करो ना। आप जो उस डिपार्टमेंट के जाके आप वहां से उसकी फाइलें जब्त करो ना। एजुकेशन से रिलेटेड था तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके वहां से उसकी फाइलें लो ना। कौन मना करता है? भूपेंद्र जी, क्या ये कहने की जरूरत है कि अगर सीबीआई या इस तरीके की कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई इंक्वायरी कर रही है तो जो भी जिसपे भी एलिगेशन है वो जहां भी मौजूद है, उसकी करंट पोस्टिंग जहां भी है, ऑफिस से लेकर घर तक और तमाम जो रिलेटेड नेटवर्क है, वहां भी इंक्वायरी होती है। उसके लिए उस चीज के लिए सीएम का ऑफिस तो नहीं होगा, लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि दिल्ली, तेलंगाना, आप रुक जाइए, तेलंगाना और उसके बाद आपका जो आज की तारीख में अरुणाचल प्रदेश, ये कैसा इंक्वायरी है तो नहीं जाना चाहिए या नहीं जा कैसा सकते? अजीब इत्तेफाक है। सारी अनुराग सिंह जी से मेरा ये सवाल है, मैं इसको फैक्ट क्लियर कर दूंगा। तो ये अनुराग जी बोल रहे हैं, इनकी बात को क्लियर कर देते हैं, इनकी बात को क्लियर कर। भूपेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं लीगल प्रोविजन ऐसा कहता है या नहीं, वो पहले सुन लेते हैं। अनुराग जी, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा? आप कह रहे हैं ना सीएम ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, या सीएम ऑफिस में कौन जाता है, या वहां पे क्या होना था? बिल्कुल रेड कर सकते हैं। मैं उस तरीके पे या सीबीआई की कार्यप्रणाली पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। लेकिन भूपेंद्र जी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि डीडीसीए के मसले पे आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, आप उससे दूर हटके बार बार राजेंद्र जी वाली बात पर आ जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तो कहीं वही बात तो नहीं है जो हम पैनल में कह रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन वाली बात है? बिल्कुल नहीं है कि यहाँ ये हुआ तो अब हम रिएक्शन फंस गए तो उससे निकलने का एक रास्ता निकाल। मुकेश जी, आपकी बात में कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बताता हूँ, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उससे सारी बात क्लियर हो जाएगी कि जो भी गैर बीजेपी के राज्य है तेलंगाना हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश हो सकता है। आपके डायरेक्शन में काम नहीं करती। मुकेश जी, कहने दीजिए, महज इत्तेफाक नहीं है और ये कोई बीजेपी पहली बार नहीं कर रही है। ऐसे इल्जाम कांग्रेस पर। चलिए, मान लिया आपकी बात और आपके एलिगेशन आपने रखे, बिल्कुल सही है। अब बीजेपी की तरफ से मुकेश जी यहाँ पर कहें, जो आप कह रहे हैं उसका वो क्या जवाब दे रहे हैं वो आप सुने। देखिए, सीबीआई किसी के इनके डायरेक्शन से नहीं चलेगी कि आप इस कमरे में जाइए, आप शिक्षा निदेशालय में जाइए, जहां उनको पता लगेगा, जहां उनको सबूत होगा वहां पे जाएगी। सीबीआई स्वतंत्र रूप से अपने आप जा सकती है। दूसरी बात, आपको याद होगा जब इलेक्शन थे, इन्होंने पोस्टर लगाए थे बड़े बड़े, एक तरफ शीला दीक्षित चोर हैं, एक तरफ ईमानदार केजरीवाल, और हर मीटिंग में इन्होंने बोला 370 पेज की हमारे पास सबूत है शीला दीक्षित के खिलाफ। कहां गए? यूटर्न मारा नहीं मारा? आज कौन से कोर्ट में गए शीला दीक्षित के खिलाफ? आप गडकरी जी के खिलाफ इन्होंने बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बोला। आज क्या केस का हाल है आप देखिए, कंप्रोमाइज करते घूम रहे हैं। तो आप डाइवर्ट मत करिए, आप मानिए कि जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अगर वो भ्रष्ट है तो सीबीआई जो कर रही है ठीक कर रही है। अगर उसमें कुछ पाया जाएगा तो उनको सजा होनी चाहिए, और नहीं है तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप काहे को इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें? और आपकी बॉडी लैंग्वेज तो ये लग रही है जैसे पता नहीं आपकी कौन सी दुखती रग को छेड़ दिया अब वहां पे रेड मार के कि जिससे आप इतने परेशान हो गए। आप पता नहीं 2012 में ये इंक्वायरी होती है। मुकेश जी, लेकिन ये आरोप बीजेपी या किसी भी जो भी सत्ता पक्ष में केंद्र में जो भी सरकारें रही हैं उन पर लगता रहा है कि समय
समय पर लोगों पे सीबीआई को लेकर तो प्रेशर बनाते हैं। जगदीश जी भी इस बात से सहमत होंगे। मैं 30 सेकंड देखिए, पीछे होता रहा होगा, मैं इस बात से नहीं नकार रहा, लेकिन अरुणाचल में नहीं हो रहा, तेलंगाना में नहीं हो रहा। सुन लीजिए, आप कहिए, सुन लीजिए। देखिए, ये पार्लियामेंट में एक सांसद ने इस बारे में सवाल पूछा डीडीसी वाले में मैटर में। उसके बाद जो एक एजेंसी थी कॉर्पोरेट मंत्रालय की, उन्होंने सीधे दिल्ली गवर्नमेंट को डायरेक्शन करा कि आप इस पे इंक्वायरी करिए। अगर सेंट्रल का या हमारा कुछ लेना देना होता तो हम उसको दबा सकते थे, हम नहीं इसको इंक्वायरी को भेजते। इन्हीं को हम इंक्वायरी करने के लिए दे रहे हैं। उससे पहले मैं बताऊं, 2012 में इंक्वायरी शुरू होती है, IFSC होगी। 2012 में जो इंक्वायरी शुरू हो रही है, इस पर बातचीत करेंगे, कंप्लीट कर देता हूं। 2013 में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। उस समय ना तो ये अरुण जेटली जी किसी मंत्री होते हैं, ना हमारी कहीं पे गवर्नमेंट होती है, और वो हमारे को क्लीन चिट देती है। उसके बाद आप गड़े मुट्ठे मानिए इस बात को कि आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और केजरीवाल मिले हुए हैं इस बात में आखिरकार केजरीवाल है, इसमें कहीं ना साजिश है। इस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट ये कहा जाता है कि इसके अंदर इस पर बातचीत करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे और तफसील से करेंगे। लेकिन एक फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो लौटेंगे और जानेंगे कि ये जो चर्चा हो रही है, इसमें कंक्लूजन कहां निकलता है, कौन अपने पक्ष पे सही है, कौन कितना गलत है। इस पर बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और लगातार चर्चा हो रही है हमारे मेहमानों के साथ। मुकेश वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से जगदीश नेगी जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, ललन प्रसाद जी हैं वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे और अक्सर इस मसले पर चर्चा होती रही है उनसे। भूपेंद्र सिंह साहब हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है। मसला ये है कि डीडीसीए को लेकर जो आरोप अरुण जेटली साहब पर लगाए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल एंड टीम की तरफ से, और इससे पहले जो राजेंद्र कुमार जो कि अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, उनको लेकर जो इंक्वायरी हुई थी, दोनों में क्या कोई कोऑर्डिनेशन, कोई लिंकअप है? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हैं पर दिख नहीं रही, या जो दिख रही है वो है नहीं? बीजेपी को लगता है कि हमने एक एक्शन किया जिस पर केजरीवाल साहब का ये रिएक्शन था। केजरीवाल साहब को लगता है कि हम रिएक्ट करने वाले थे, इससे पहले ही बीजेपी ने अपना एक्शन प्लान किया। ये एक्शन रिएक्शन के गेम में कौन कितना सही या गलत है, इसी पर बातचीत हो रही है। जगदीश नेगी जी हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वो कुछ कहना चाहे थे। जगदीश साहब आप कहें इस मसले को लेकर, जो अब तक आपने दोनों पक्षों की बात नहीं, इसमें जो बेसिक चीज है वो उनका कहना भी सही है कि वो उनके पास सेंटर से ही इंक्वायरी गई है कि इंक्वायरी करने उसमें क्या कुछ हुआ, क्या गड़बड़ हुई है जी। वो फाइल तैयार हो रही है। इनका कहना यह है कि उस फाइल को ढूंढने के लिए सीबीआई को छापा जो है सेक्रेटरी के, जो है चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में मारा गया है जी। क्योंकि सवाल 8:45 बजे, देखिए सवाल टाइमिंग देखिए ना, 8:45 बजे कोई इतनी बड़ी ऑफिस में कोई भीड़ भाड़ नहीं होती। अगर शादी वर्दी में बाहर पुलिस वाले चुपचाप खड़े रहते, अंदर सीबीआई चुपचाप चली जाती, अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस में जाती, मुख्यमंत्री को नहीं भी लेना है लेकिन आप सीबीआई छापा मार सकते हैं, बिना सूचना के भी मार सकती है, उसका परमिशन है। लेकिन साथ साथ जिन जिन विभागों में उनके ऊपर आरोप है चीफ सेक्रेटरी का, साथ साथ उन तमाम विभागों से वो तमाम फाइलें साथ के साथ कलेक्ट होनी चाहिए थी, लेकिन वहां ऐसा नहीं हुआ। और बेलगाम में क्यों नहीं आपने इतना हड़कम मचाया, वहीं पर क्यों, उसी उसमें क्यों इतना जोर का हंगामा मचा दिया? मतलब आपको लग रहा है कि शोबाजी सीबीआई की भूमिका जो है वो आपको वो शोबाजी ज्यादा थी, उसमें शोबाजी थी। मतलब ये नहीं होता तो ठीक था। कल्प्रिट को मैं नहीं बता रहा हूँ, उनका अगर वो मुलजिम है उसका सजा मिलनी चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन सीबीआई को अपनी भूमिका शांत और प्रक्रिया में, उससे क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट पर सीधा उंगली उठ रही है। और वो जो पहले कहते थे कि तोता है तोता, वही बात फिर आ रही है। साहब सीबीआई का तोता है किसी गवर्नमेंट के 14 जगह में, नोएडा में भी 14 जगह में एक साथ रेड पड़ी है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वहीं पे रेड पड़ी है, एक 14 जगह में रेड पड़ी है जहां जहां उनको ठिकाना। अच्छा मुकेश जी, रेड वाली बात अलग है। मेरा एक और सवाल है आपसे। ऑफिसों में पड़ी ना जी 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 जगदीश साहब, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहां रेड को आप एक तरफ छोड़ दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि करोड़ों का एलिगेशन अगर देश के वित्त मंत्री पर लगता है, बीजेपी के तमाम नेता, स्मृति ईरानी जी सामने आ गई, उन्होंने कहा जी 2012-13 में मामला खारिज हो चुका है, आप बगैर किसी बात के, बिना किसी आधार के इसको बढ़ा रहे हैं। उसके बाद चेतन चौहान साहब आ गए सामने, जो कि फिलहाल वर्किंग प्रेसिडेंट है डीडीसीए के। वो कह रहे हैं हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें ऐसा कहीं कुछ नहीं है, अरुण जेटली साहब बिल्कुल पाक साफ है। उनके बाद जो अध्यक्ष रहे उनको लेकर हमें कुछ दिक्कतें थी, हमने शिकायत की और उनको हटा दिया। इस तरीके की बातें सामने आई हैं। मेरा ये कहना है कि बीजेपी भी सिर्फ शब्दों में ही ये क्लियरेंस करती रहेगी। अगर आपको लगता है कि वाकई ये बिल्कुल मानहानि की बात हो गई, देश के वित्त मंत्री पर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया, आज सुबह जो उन्होंने 10 जो एलिगेशन लगाए हैं, जरा उनमें से 2-4 आप मैं मोटे मोटे बता देता हूँ जी। इन्होंने कहा जी एडवोकेट क्यों हायर करे, ऐसे एडवोकेट हायर करे, उनको पैसे दिए और दूसरे को भी दिए, ठीक है। उसके बाद एक इन्होंने आरोप लगाया बिल के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है। अरे बिल के साथ कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है? बिल तो खुद ही एक डॉक्यूमेंट है। अगर किसी चीज को हम परचेज कर रहे हैं उसका बिल है तो जी। लेकिन हर जगह आम आदमी पार्टी इसमें गलत नहीं है। नहीं, आपने जो पहला एलिगेशन कहा है, आपने जो पहला एलिगेशन कहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि चीजें प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है, पैसों को लेकर जो हेराफेरी वाली बात, पैसों से नहीं, पैसों का तो कहीं इन्होंने जिक्र नहीं करा। इन्होंने कहा ना इन कैश भी काफी आपने ट्रांजैक्शंस की। कोई एक का बता देना। ये देखिए, ये तो सिंपली जेटली साहब से पूछ रहे हैं कि आपका नरेंद्र बत्रा से क्या संबंध है, पब्लिकली बताएं। अरे आपको पता है तो आप बताएं। उन्होंने देखिए, राघव चड्ढा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत क्लियर कहा कि 5 ही लोग और 5 कंपनियां जो है वो आपस में घूमे जा रही है। बताते हैं ना, वो उसमें से 3 लीगल फर्म है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी बात देखिए, दिक्कत यही है, हिट एंड रन। ये आरोप लगाते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए। आप इनसे सिंपल से एक चीज पूछिए, क्या इनके पास अभी तक इन्होंने 370 पेज के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करे थे, सबूत इकट्ठे करे थे? आप उस 370 पेज को भूल जाइए। आज ये शीला दीक्षित को भूल गए, ईमानदार मानते हैं। शीला दीक्षित को भूल जाइए, इनको भी ईमानदार भूल जाएंगे। नहीं, मैं आपसे ये कह रही हूँ, उनके पास ये फैक्ट और फिगर है और ये चीजें कबूली भी जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमने वहां ऑफिसर से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई, इस मामले में ये 5 कंपनियां हैं जिनके बीच में आप हेरफेर कर रहे हैं और ये बार-बार रिपीटेशन होता जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो एक बात आपकी, अगर ये इनके पास कोई भी सबूत है, कुछ भी अगेंस्ट में है, तो आपके लिए किसने मना करा है कोर्ट जाने के लिए? आप जाइए ना, घसीटिए कोर्ट में।
आपको कोई मना करे, मेरा आपको कोई रोके। सवाल मुकेश जी आपसे ये कि अगर आप लोग सही है तो इस तरीके का एलिगेशन क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्यों आप लोग कोई रिएक्टिव कार्रवाई? हम तो एक्शन लेंगे ना। हमने तो आज 2 प्रेस, जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद जेटली जी ने खुद आके तथ्यों भाई सारा बता दिया। जी जी। उसके बाद जो वहां के आज के प्रेसिडेंट हैं चौहान साहब, उन्होंने भी बता दिया कि हमारे डीडीसी में कैसे वर्क फंक्शन होता है। उन्होंने बता दिया। अब आगे क्या कार्रवाई करनी है, ये कुछ आगे बढ़े तो फिर उसके बाद कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। इन्होंने गडकरी जी के केस में क्या हुआ, उन्होंने मानहानि का केस डाला हुआ है, ये कंप्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं, मानहानि का डाला हुआ है। तो ये तो देखिए ना, बात ये है कि सिर्फ पब्लिक को गुमराह करना, एक मुद्दे से डाइवर्ट करना। अभी इन्होंने 400% अपनी सैलरी बढ़ाई और तुरंत उस पे मुद्दे पे ना ज्यादा चर्चा हो, उसी दिन शाम को इन्होंने एक नया वो निकाल दिया कि दिल्ली में इवन और ऑड बसें चलेगी। पब्लिक परेशान हो गई, क्या होगा 1 तारीख के बाद, पूरा माहौल गर्म हो गया। लेकिन उससे डाइवर्ट हो गए, उस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं हुई। आप किसी पान वाले के यहाँ चले जाइए। ललन प्रसाद जी, ऐसा ही है क्या आम आदमी पार्टी हमेशा मुद्दों से लोगों को गुमराह करती है और इसलिए हर रोज कोई नया शिकूफा सामने आता है? ये तो फैक्ट है कि यू टर्न लेते रहे बराबर केजरीवाल साहब। लेकिन जहां तक इस मामले का डीडीसी केस है, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर केजरीवाल ये समझते हैं कि इसके अंदर घपला हुआ है या करप्शन हुआ है, तो मैं ये कहूँगा करप्शन कहीं भी हुआ है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। तो अगर केजरीवाल साहब के पास प्रूफ है तो वो कोर्ट में जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट का दरवाजा तो खुला हुआ है। और वो इस बात को लेकर, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी ने अब तक जो भी केस किए बराबर वो प्रूफ के साथ जाते हैं, अपने एविडेंस के साथ जाते हैं। तो आप भी एविडेंस के साथ जाइए और बताइए कोर्ट को कि नहीं इसमें घपला हुआ, करप्शन हुआ है। और अगर कोर्ट ये कहती है कि हाँ करप्शन हुआ है तो जो भी गिल्टी है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन सिर्फ इस मसले को, एक मसले को डाइवर्ट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और वहां 10 फैक्ट लाके सामने रख दिया। उस फैक्ट की क्या जेन्युइन है, उसमें क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो लोग नहीं जान सकते। जो उसकी सच्चाई जांचने के लिए अधिकारी होते हैं, कोर्ट होता है जो उसको एग्जामिन कर सकता है। लीगली मौखिक तौर पर अगर कोई चीज कही जाती है तो क्या उसका कोई मान है? बिल्कुल मान है, लेकिन उसको सपोर्ट करना पड़ेगा ना आपको। सपोर्ट एविडेंस, बिल्कुल एविडेंस दीजिए। आप कोर्ट में जाइए, कोई मना नहीं करता। ये बात ठीक है कि अगर कोई करप्शन हुआ तो उसकी जांच होनी चाहिए। सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहें आप। देखिए, आप कुछ भी कहते हैं, अगर पब्लिक डोमेन में आप कह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसको कोरोबोरेट करना पड़ता है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर मटेरियल, प्रॉपर चेन ऑफ इवेंट्स। यहाँ जो इशू है कि करप्शन के लिए हम बहुत सीरियस हैं, इसीलिए हम देश के फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं। वेरी गुड। यही एलिगेशन फर्ज करिए कि अगर भाजपा के लोग, जैसे सोमनाथ भारती का केस भाई साहब ने बताया, दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल। अब वो खुद लॉयर थे, उनको सरेंडर करना चाहिए था, वो तमाम जगह भाग रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज मैं इसको मानता हूं कि शायद ये अमेचर है, बड़ी बचकानी हरकतें हैं। और जो मोटिव मुझे लगता है इसके पीछे जो केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का है, कि पॉलिटिकल माइलेज का तो है ही, मगर अगर वो नहीं देते हैं, इसको कोर्ट नहीं जाते हैं, तो ये बहुत गैर जिम्मेदाराना चीज है। मतलब अगर वो कोर्ट नहीं जाते तो फिर इसका दूसरा मतलब क्या निकलता है, जो बिटवीन द लाइंस लोग समझ भी रहे होंगे शायद? क्या आप देश के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं? सेक्शन 39 सीआरपीसी क्लियर है इस बात पर। कानून आप अपने हाथ में ले रहे हैं। अनुराग जी कुछ सेक्शन का जिक्र कर रहे हैं। सेक्शन 39 सीआरपीसी वो क्लियर कहती है कि कोई भी पब्लिक में ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो पब्लिक का आदमी उसको मजिस्ट्रेट को या कानून के में जो भी चीजें हैं उसको इन्फॉर्मेशन देना ड्यूटी बाउंड है। मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब उसकी अनदेखी करेंगे, ऐसा माना जाएगा अगर वो इसे आगे लीगली इसको सपोर्ट नहीं करते हैं या इसमें कोई एविडेंस वगैरह नहीं। मिनिस्टर होते हुए अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे तो वो बड़ा दुखद है। भूपिंदर जी देखिए, कुल मिलाकर फिर वही बात सामने आ जाती है। ठीक है, राजेंद्र कुमार जी के ऊपर छापा पड़ रहा है, इंक्वायरी हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, सारी बातें समझ आती हैं, लेकिन आप लोग जो पब्लिक डोमेन में अपनी बातें रखते हैं, इसके बाद कुछ आगे क्यों नहीं करते? इससे आगे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? शीला दीक्षित के मामले में हुआ, सोमनाथ भारती के मामले में हुआ कि वो इधर उधर भागे, आप लोग काफी दिनों तक खामोश रहे। हाल में ही आपके एक विधायक थे जिन पर फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा कि उन्होंने कुछ पैसे लिए, बाद में आपने कार्रवाई करके हटाया। आपके साथ 2 बड़े लीगल प्रोसीडिंग जानने वाले देश के जाने माने वकील शुरू में जुड़े थे, प्रशांत भूषण साहब, उनके पिताजी शांति भूषण जी, उन लोगों को केजरीवाल साहब ने साइड किया। तो अब कहीं पब्लिक को ऐसा लगने लगा है कि वो जो कहते हैं सिर्फ कहने के लिए है या कुछ क्रिएट करने के लिए है, असल में उसका कोई आधार नहीं है।
आप लोग सिर्फ एक हैवक क्रिएट कर रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है मेरे से इस पूरे? मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि क्या जो ये चीजें हमारे पैनल में मौजूद लोग सोच रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीर मैं इसका आपको सिलसिलेवार जवाब दे दूं, क्योंकि जो मुकेश जी से ये बात शुरू हुई थी तो इन्होंने कहा कि ये जो एलिगेशन है ये सिर्फ एलिगेशन है, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने कंपनियों का जिक्र करके बताया, मैं आपको बताता हूं उसमें क्या था कि 5 कंपनियां ऐसी है कि जिसके 5 का डायरेक्टर, 5 का ईमेल आईडी, 5 का जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस वो एक है। ठीक है, तो ये सिर्फ कह देना कि ये जो कंपनियों के बीच में जो कह रहे हैं वो उसमें लीगल फर्म है, वो ऐसा नहीं है। वो सिर्फ तथ्यों के साथ और सिर्फ सबूतों के साथ ये सारी चीजें कही गई हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर ये कह रहे हैं कि उसके अंदर कोई चीज, कोई कमी पेशी नहीं निकली, क्योंकि चेतन चौहान जी ने भी कह दिया और चेतन चौहान जी ने आके बाद में ये कह दिया, उन्होंने उस रिपोर्ट का जिक्र भी किया, उस रिपोर्ट के अंदर भी ये माना गया है कि उसके अंदर गड़बड़ियां हैं। चेतन चौहान जी ने जो आज जिक्र किया, उन्होंने सिर्फ अभी तक 57 करोड़ रुपए का जिक्र किया, जिसके अंदर 114 करोड़ रुपए का पेमेंट करना बताया गया है। तो उस बाकी बचे हुए पेमेंट का अभी तक कहीं कोई अंदाजा या कहीं कोई नहीं है। भूपेंद्र जी, यहाँ पर मुझे लगता है मैं आपको बताता हूँ, दूसरी चीज अगर मान लो इसके अंदर कोई घपलेबाजी और कोई अगर वो नहीं है, तो बीसीसीआई ने पेमेंट करने को क्यों मना कर दिया था, जो अभी दिल्ली जो टेस्ट मैच हुआ था, अगर आपको याद हो, माना जा सकता है, लेकिन वो तो वो खुद कह रहे हैं। नहीं, जो आपका चेतन चौहान जी वाला जिसपे आपने अभी कहा कि ये तथ्यों की आपको जानकारी नहीं है, चेतन चौहान जी ने ये माना है कि उन्होंने जो यहाँ पे पहले जो पास हुआ था वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए हुआ था, लेकिन उसके बाद जो खर्च किया गया वो 114 करोड़ किया गया और उसके अंदर 57 करोड़ जो हमने खर्च किया वो स्ट्रक्चर पे खर्च किया है। उसके बाद की वो दूसरे ब्रेकअप देने की कोशिश कर रहे थे। 114 करोड़ के खर्च जो से टोटल जो खर्च किया चौहान उसके ने बाद इनकार नहीं किया, उन्होंने ये खर्च हुआ, लेकिन उसकी जो सारी चीजें जो निकल के आई है वो उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से बताई गई। दूसरी मेरा सवाल आपसे एक चीज और दूसरी चीज और, इन्होंने जिस तरीके से मुकेश जी की बेशक मजबूरी रही हुई कि इनके पास व्यक्तिगत जानकारी उन चीजों की ना हो, लेकिन आज जब अरुण जेटली जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कि इस देश के एक जाने माने वकील भी हैं, जिस तरीके से ये अभी हम हमारे ऊपर या आम आदमी पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, जो एलिगेशंस लगाए गए थे उसके अंदर अरुण जेटली जी ने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने अरविंद केजरीवाल की शैली पर, उसके बोलने पर टिप्पणी करी है। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ा अहम चीज है, जो कि इस पूरी देश की जनता भी देख रही है और जो आप लोगों को भी नोटिस करना चाहिए। दूसरा, जो इन्होंने कहा कि ये इसी चर्चा के दौरान एक चीज अभी निकल के आई थी, जब किसी एक पैनलिस्ट ने कहा था कि सीबीआई को कोई परमिशन लेने की जरूरत है। मैं एग्री करता हूं सीबीआई को कहीं पे भी जाने की, लेकिन जिस तरीके से नेगी साहब ने अभी कहा वो बिल्कुल सही है। अगर ये बुला के खुद उनसे पूछते तो हो सकता है कि हमारे यहाँ से ही सारी चीजें जो ये जानना चाहते थे बदले की भावना से प्रेरित है। मैं बार-बार वही कह रही हूं कि क्यों राजेंद्र कुमार जी वाला मसला जो है वो इसमें शामिल हो जा रहा है। एक चीज बता, क्योंकि ये आपके किसी पैनलिस्ट ने कहा तो इसलिए मुझे उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। यही आम आदमी पार्टी की जिसने सीबीआई को अपने मंत्री की स्टिंग की जो रिपोर्ट देके अपने मंत्री के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इससे पहले एक बहुत यहाँ पे हमारे सीनियर आईएएस ऑफिसर थे जिनके खिलाफ भी सीबीआई को इंक्वायरी इसी आम आदमी पार्टी ने इसी राजेंद्र कुमार जी से ऐसी क्या नजदीकियां हो गई कि उनके खिलाफ इंक्वायरी हुई तो फिर नाराज हो गए केजरीवाल साहब? ये परसेप्शन है, यही तो इस तरीके की बहस करके ये कह रहे हैं। ये कतई कोई सच नहीं है जी। अगर इनको करना है ये आज चले जाएं। तो फिर आप जगदीश साहब की इस बात से सहमत क्यों हो रहे कि ये शोसेबाजी के तहत किया गया? इसे आराम से भी किया जा सकता था। आराम से भी किया जा सकता था। ये असल में ये सीबीआई की अगर रूटीन इंक्वायरी थी तो सीबीआई किसी भी तरीके से करे। मुझे नहीं लगता किसी प्रदेश की सरकार को इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमें आपत्ति ये है कि जो एक सरकार के मुख्यमंत्री के ऑफिस के अंदर जाकर जिस तरीके से उन्होंने माहौल किया, जिस तरीके से उन्होंने खुद रिपोर्ट मारी, और जो इवन मैं आपको बताऊं कि जो तो फिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ऑफिस के अंदर जो फाइलें रखी हुई हैं, जो एफिडेविट्स को देने हैं वो रखे हुए हैं, वो सारी लीगल फाइलें उन्होंने वहां से निकाली, 2003 की फाइलें हैं, 2007 की फाइल, 2002 की फाइल, 2015 में आज कि एक तो वो सीबीआई इंक्वायरी के बहाने ऑफिस में एंट्री लेते हैं और फाइलें खंगालते हैं जो जुड़ी हुई नहीं है, जो उनसे है ही नहीं, उनसे रिलेटेड, जो इस मामले से जुड़ी हुई नहीं है, वो फाइलें खंगाली क्यों गई? 2002 और 2007 की फाइलें आज 2015 में सीएम ऑफिस में कैसे होगी? सीएम ऑफिस में तो कोई भी फाइल हफ्ते 10 दिन से ज्यादा रहती है। भूपेंद्र जी सुन लेते हैं, मुकेश जी को भी सुन लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात बोली थी कि जी मेरे यहाँ तो 10 दिन के बाद की फाइल रहती नहीं है कोई, मेरे यहाँ तो सिर्फ 10 दिन तक की फाइल
फाइल रहती है, उसके बाद फाइल रहती नहीं है। अरे जब 10 दिन तक आपके पास फाइल नहीं रहती तो आपको डरना क्या। और पहली बात, सबसे बड़ी बात, जब सीबीआई कह रही है, फाइनेंस मिनिस्टर खुद पार्लियामेंट में ये बात कह रहे हैं कि वहां पे इंक्वायरी नहीं हुई, नहीं सीबीआई गई। अगर आपको दिक्कत है आप प्रिविलेज नोटिस ला सकते हैं, अगर उन्होंने वहां पे गलत बयान करा है तो आप लाइए प्रिविलेज नोटिस वहां पे, अगर आप सच्चाई वो करना चाहते हैं। लेकिन इनको मालूम है कि सीबीआई जब बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। भूपिंदर सिंह जी आप कह रहे हैं कि वो वहां पर गए, उनकी फाइलें खंगाली गई, सीएम साहब के गैर जरूरी दस्तावेज मुकेश जी कह रहे हैं कि उस प्रेमिसेस में वो गए ही नहीं। आप क्यों नहीं लाते प्रिविलेज? जो हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, स्टेट और सेंट्रल के रिलेशनशिप के ऊपर, ये एक बहुत हमला है, ये प्रवृत्ति गलत है कि जिस तरीके से कि जो भी बीजेपी की गैर बीजेपी शासन की जो भी हमारे हैं, चाहे तेलंगाना हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, अगली बारी बिहार और ममता बनर्जी की भी आएगी। सीधा मेरा आपसे सवाल है, मुकेश जी ये कह रहे हैं कि वो उस प्रेमिसेस में नहीं गए, आप कह रहे हैं वो लोग गए और उन्होंने ये गलत बयान है मुकेश जी का। ये मुकेश जी का बयान बिल्कुल गलत है। प्रोमाइसेस में नहीं गए, उन्होंने जाके उन्होंने सीएम के ऑफिस को, जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल बैठते हैं, अरविंद केजरीवाल जिस कमरे के अंदर बैठते हैं, उस कमरे को कहना चाह रहे हैं भूपेंद्र जी, अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं जी। कहें। देखिए, सबसे पहले हम सभी लोगों को जज होने का काम नहीं करना है, और परेशानी पूरी ये है कि किसी एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं ले रहा राजनीतिक पार्टी का, कि केजरीवाल जी हैं या जेटली जी हैं, किसी एक राजनीतिक व्यक्ति ने तय कर लिया कि अमुक आदमी अमुक मैटर में दोषी है, ये मटेरियल है। बहुत अच्छी बात है, कोर्ट सामने आप चले जाइए। कितनी दूर है? दिल्ली सेक्रेटेरिएट से पटियाला हाउस कोर्ट बगल में है, इसका जुरिस्डिक्शन वैसे 30,000 ही पड़ेगा, वो और नजदीक है, वहां चले जाए। आप कहां जा रहे हो? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई का रेड हुआ है, फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला है। मुझे लगता है कि चूंकि आम आदमी पार्टी का जो यूएसपी था वो था ईमानदारी, तो इनको तो बिल्कुल दरवाजे खोल देने चाहिए कि आपको जो मर्जी आए आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आम आदमी पार्टी, यहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है, और जो गड़बड़ी है, जो दोष, जो दोष, तो दूसरों से कह रहे हैं कि आप अपने दरवाजे खोलिए क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और अनुराग जी एक बात तो खैर माननी पड़ेगी, इतने एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं, सारे गलत नहीं हो सकते। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, हमें जजमेंट नहीं देना है। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हमें तथ्यात्मक बात कहनी है और सही जगह पे कहनी है। आज बहस का मुद्दा ये नहीं कि वो गलत है कि सही है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेहतर ये होता कि वो कोर्ट में जाते, बिल्कुल, ये चीज अदालत तय करेगी, साथ जाते और वहां लड़ते। बिल्कुल, अदालत तय करेगी, हम और आप नहीं तय करेंगे कौन दोषी है। जगदीश जी, आपने केंद्र सरकार को लेकर और सीबीआई के रवैये को लेकर कई बातें उठाई। अब आम आदमी पार्टी के इस रवैये पर आपका क्या कमेंट है? क्योंकि हर बार ऐसा करना कि पब्लिक डोमेन में फैक्ट्स और फिगर ले जाना और उस पर आम आदमी पार्टी में एक तो नेता गिने चुने हैं, एरोगेंसी तो है ही है, एरोगेंसी है, ऐसा एरोगेंसी है। एरोगेंसी जब आती है तो हम अपने विवेक को कहीं ना कहीं खो देते हैं, क्योंकि सत्ता ही एक ऐसी चीज है कि वहां पे हमारा जो है, हमें कॉन्फिडेंसली किसी चीज का सवाल, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। एरोगेंसी बीजेपी में, एरोगेंसी इनमें, जो सत्ता में आता है उस एरोगेंसी आई जाती है, क्योंकि सत्ता उसका एरोगेंट बना देती है। सवाल मेरा ये है कि मैं सीधी बात कह रहा हूं कि आप सिंपल वे में छापा मारे, पूरी परमिशन है, शोबाजी न करें। दूसरी बात, उनका ये कहना है कि हम तो इस फाइल पे हमारा काम चल रहा था, ये इस फाइल को खंगालने आए थे कि इसमें कहां तक पहुंचा, क्या कुछ है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है, केजरीवाल कह रहे हैं कि वो उस फाइल को देखने आए थे, और उनका यहां तक दावा है कि मेरे ऑफिस में बैठ कर उन्होंने फाइल देखी है, और तब तक मैं पहुंच गया, उसके बाद वो फाइल में छोड़ गए। अब सवाल है, वो हमें नहीं पता। सवाल जब छापा पड़ता है सीबीआई का, तो अगर वो थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर में जितने भी ऑफिस होंगे ना, टोटल सील हो जाएंगे, कोई नहीं जाएगा उसमें, किसी को हवा भी नहीं लगेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप हो जाता, उसको शोबाजी होती नहीं। जब आप इधर खेल, 2 कॉरिडोर है, दोनों में आपने 2 आदमी लगा दिए, भाई यहाँ बंद है, कोई नहीं जाएगा, खत्म हो गया मामला। टेलीफोन सारे कट हो जाते हैं, ना बाहर को आने देता, ना भीतर को आने देता। तो मैं एक कंपनी में फंस गया था, मैं किसी काम से गया था, मुझे दवाई लेने जाना था मिसेज की, अब मैं वहां कंपनी में फंस गया, वहां शाम 6 बजे छोड़ा मुझे, क्योंकि वहां छापा पड़ गया था। अब छापा पड़ गया, उन्होंने कहा भाई साहब बिल्कुल नहीं जा सकता बाहर, अब तो जो अंदर है वो अंदर रहेगा, बाहर है वो बाहर ही रहेगा, और फोन भी नहीं करने दिया। नहीं, ये तो एक अलग मसला हो, नहीं सवाल हुए ना, तो वो बहुत आराम से हो सकता था, बहुत बड़ा शोशाबाजी करने की जरूरत नहीं थी। बाहर पुलिस लगानी अगर आवश्यक समझ रहे तो सिविल वर्दी में लगा। लेकिन जगदीश जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप भी इस बात से सहमत है कि ये रिएक्शन है फिर
ये तो रिएक्शन तो है ना। डीडीसीए वाला मामला आम आदमी पार्टी की तरफ से रिएक्शन। उन्होंने फर्स्ट डे कहा कि हम डीडीसीए पे हम इसको फाइल पे काम कर रहे थे, इंक्वायरी कर रहे थे, इसलिए इसको मैटर को इसको खंगालने के लिए आए हैं ताकि उस मैटर में क्या है क्या नहीं है। उनका आरोप ये है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं उसमें जा सकता। मुकेश जी, क्या केंद्र सरकार या बीजेपी इस तरीके का चरित्र चित्रण रखती है कि वो किसी मामले की फाइलें खंगालने के लिए सीएम के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं? आप इस मोटी बात आप समझिए, जब सरकार खुद दिल्ली गवर्नमेंट को कह रही है आप इसमें इंक्वायरी करिए, तो हमें क्या जरूरत है कि हम फाइल देखने जाएंगे? अभी कल तक इनका बयान यह था कि फाइलें उठा के ले गए, मेरे यहाँ से फाइलें उठा के ले गए। नेगी जी ने आधी बात बिल्कुल सच बोली कि जब कहीं पे आधी बात बिल्कुल सच बोली। हाँ, बिल्कुल पूरा सच नहीं, इन्होंने सच नेगी जी छुपा गए। नहीं पूरा नहीं, इन्होंने जो ये बात बोली कि ये रिएक्शन बिल्कुल देखिए ना, जब तीसरे फ्लोर पे अगर कोई ऑफिस है किसी का, उसमें कितनी फाइलें हैं क्या है ये तो सीबीआई को पता नहीं है, तो जाके पता चलेगा ना। तो वो पूरा कॉरिडोर को ब्लॉक कर देते हैं। जब पूरा कॉरिडोर ब्लॉक हो गया, उसमें सीएम साहब का भी ऑफिस है। उसके बाद शोषागिरी जो नेगी साहब ने, जो मैं कह रहा हूं कि आधी बात सच बोली, कि जो शोषागिरी करी वो सीबीआई ने नहीं करी। सीबीआई ने तो अपना जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वही करी। शोषागिरी करी केजरीवाल जी ने। इमरजेंसी लग गई, मेरे ऑफिस में जाके फाइलें लूट ली, मुझे लूट लिया। अरे यार आप शोषागिरी क्यों करो, काम तो होने दो। उसके बाद आप जाके देखोगे आपके यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई फाइल गए भी आपको। भूपेंद्र जी, ऐसा है क्या केजरीवाल साहब शोषागिरी से पहले हल्ला ज्यादा हो जाता है, ऐसा है क्या? जो मुकेश जी जिस तरीके से बोल रहे हैं तो ये मैं इसका मैं क्या जवाब दूं? अच्छा लेकिन नहीं है जवाब, ये तो मुझे लगता ही नहीं इसकी मैं क्या आंसर दूं। आपके पास जवाब नहीं है इस बात का, क्योंकि ये फैक्ट है। मुकेश जी अगर मान लो जिस आपकी इस बात का अगर मैं ये कुतर्क जैसी बातें होने लगेंगी, जैसे वो उन्होंने जो भी अनुराग जी ने बोला था वो बात सही थी, वहां से मैं वहां उनकी बात का जवाब देना चाहता था। वो बिल्कुल सही था कि अगर रेड पड़ रही थी तो हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए था, या हमने नहीं किया या सीएम ऑफिस ने नहीं किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं किया। मैं वही बात कह रहा हूं, क्या कोई भी इस तरीके का कोई एलिगेशन है? क्योंकि जब ये लग रहा है कि ये बार बार जब ये घुमा फिरा के लाते हैं कि ये रिएक्शन है या अपने किसी को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्या कोई इस तरीके का इल्जाम सीएम ऑफिस के ऊपर था कि सीबीआई ने उनसे उस चीज के लिए सपोर्ट मांगा और उन्होंने वो चीज नहीं करने दी? कोई एक इल्जाम ऐसा है? एक भी नहीं है। जब हम लोग जो हमारा स्टैंड है भ्रष्टाचार को लेके, आप कम से कम पब्लिक के सामने हमें काना तो कर देते कि बोलते कि हमने केजरीवाल के ऑफिस में जाके इनसे ये कहा और उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज शुरुआत कर दी। क्योंकि इससे 15 दिन पहले हमने अपने मुकेश जी एक मिनट, हमने अपने शीर्ष अधिकारी के खिलाफ सीबीआई को केस हमने सौंपा। उससे महीने भर पहले हमने अपने एक भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ सीबीआई को केस हमने सौंपा और हमने उसको बाहर निकाला। तो कम से कम पब्लिक डोमेन में जो चीज आज ये बहस कर रहे हैं उसका मुद्दा तो, लेकिन भूपेंद्र जी एक बहुत बड़ा सच ये भी है ना, 10-5 मंत्री ऐसे भी हैं जिनके खिलाफ बहुत सा पिटारा आप लोगों ने खोला, लेकिन कुछ किया नहीं। वंदना जी, उस पर अगर किसी दिन फिर बहस या चर्चा होगी तो उस पर आपकी बात बिल्कुल सही है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये आज की बहस फिर फिलहाल मुकेश जी से मेरा एक बहुत अहम सवाल है, जो बात आप ये कह रहे हैं कि अरुण जेटली साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो इधर उधर बातों को घुमाते रहे, किसी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ लल्लन जी, मुकेश जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। लल्लन जी को कहने दीजिए, भूपेंद्र जी मुकेश जी भी कहेंगे, उन्हें कहने दीजिए। जी कहें, लल्लन जी कहिए आप। देखिए, एक केस में तो आप सीबीआई को खुद दे रहे हैं एक आईएएस ऑफिसर की, और दूसरे आईएएस ऑफिसर के खिलाफ अगर कुछ बात बनती है तो आप वो उसको बचाने की कोशिश। लल्लन जी, मैं यही बात बोल रहा था। देखो नहीं, इस तरीके की नहीं, लल्लन जी इस तरीके से बहस ना करें आप, इस तरीके से तर्क ना दें। जिस तरीके नहीं, आप लोग बताएं तो सही कि कौन से आप क्या बात कर रहे हैं? आप लल्लन जी सीनियर व्यक्ति हैं, आप लल्लन जी आप अपने सीनियर व्यक्ति हो। आज तक ये सिर्फ आपने बात बोली है, ये बात आप पहली बार बोल रहे हो लल्लन जी। इस तरीके का एक भी इस घटनाक्रम में इस तरीके का एक भी एलिगेशन अभी तक नहीं आया पूरी बहस के अंदर। आज पहली बार आप व्यक्ति हैं जो इस तरीके की बात बोल रहे हैं। मैं आपसे सीधी बात पूछ रहा हूँ कि जिस आदमी का इतना क्लीन कर रहा है, इतना क्लेम कर रहा है, वंदना जी, फिलहाल मामला डीडीसी से जुड़ा है, मुकेश जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने तो लल्लन जी के सवाल से पहले ये पूछा कि क्या हमारे खिलाफ कोई ऐसा इल्जाम था कि जिसमें आप ये कह सके कि बोलते कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं बिल्कुल, लेकिन मुकेश जी ये कह रहे हैं, जवाब पहले दे, आपकी बात का ही वो जवाब देते हुए बार बार ये बात कह रहे हैं कि सीएम साहब के खिलाफ तो कोई इंक्वायरी नहीं थी, कल उनसे तो कोई शिकायत ही नहीं है। किससे?
केजरीवाल साहब से कोई शिकायत मैं नहीं है। यही तो- मसला सिर्फ ये कि मैं मसला यही सिर्फ तो कह ये रहा कि हूँ, रेड पड़ी, मैं जब यही ये तो कह रहा हूँ रेड पड़ी, आपको, मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार को जिस चीज के लिए आज इतनी बहस या चर्चा हो रही है, क्या इस तरीके का कोई भूपेंद्र जी, इल्जाम एक मिनट है जवाब ले लें। कि अरविंद आपने केजरीवाल के सवाल ऑफिस में मुकेश जी वहाँ- आप बहुत संक्षेप में अपनी बात करिएगा क्योंकि वक्त देखिए, हमारे हाँ, पास जब बहुत जब कम ये है। रेड पड़ी, सबसे पहला रिएक्शन किसका आया? आम आदमी पार्टी के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी के ऑफिस से। और भाई चीफ जिसके मिनिस्टर ऑफिस के- में रेड पड़ेगी उसी का अरे आएगा। उनके नहीं रेड पड़ी भूपेंद्र जी, फिर आप कहाँ से मानते आएगा? क्यों नहीं है इस बात को? मतलब आपके कहने से हो जाएगा क्या? बच्चों वाली बातें कर रहे हो मुकेश जी आप? अरे नहीं कैसे पड़ी बातें उनके- कर रहे हैं आप? अरे सर आप अगर मान लो मानिए, रेड नहीं पड़ी तो उनको राज्यसभा के अंदर जेटली जी को सत्र के मध्य में ये क्यों कहना पड़ा ये कि सब वहां हम पे लोग रेड सब पड़ी है कह नहीं रहे हैं पड़ी कि है? नहीं पड़ी है। आप क्या कह बात रहे कर हैं रहे हो नहीं आप? पड़ी है, मेरे ये यहाँ सिर्फ पड़ी आप है। यहाँ बैठ के बात कर रहे हो। आप अपने- अगर वहां पे रेड नहीं पड़ी थी तो उसकी सफाई अरुण जेटली जी को राज्यसभा में अरे क्यों जब आप देनी झूठ पड़ी? बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा ना, बताना नहीं पड़ेगा नहीं क्यों पड़ी है क्यों कि कहना नहीं पड़ी पड़ा है। वहां पे और कि ये जो रेड थी और पार्लियामेंट में आपको- पार्लियामेंट में आपके फिर ये चार बताना MP पड़ा कि उन्होंने उस चीज को भूपेंद्र ट्विस्ट जी, किया कि भूपेंद्र बोलते कि जी, उनके साथ जी, वाले जी, कमरे में रेड करी है कल जिसके अंदर ये आशुतोष जी ने सचिव बताया बैठते थे। कुल मिलाकर जिस तरीके से बातचीत हो रही है उससे साफ है कि टकराव जो है वो जस का तस बरकरार है और ये विरोधाभास तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दोनों पक्षों के पास जो तथ्य हैं, जो चीजें हैं वो खुलकर सामने नहीं आते। फिलहाल सनसनी जो अक्सर राजनीतिक दल इस तरीके से खड़ी कर देते हैं उससे जनता बड़े पसोपेश में पड़ जाती है कि मामले का सच क्या है। और इसी के साथ भूपेंद्र सिंह जी ये कह रहे हैं कि 20 तारीख को कुछ और चीजें हैं। नहीं, वो कीर्ति आजाद जी वो ने आज चीजें कहा ना कि वो निकल कीर्ति कर आजाद जी आएंगी। प्रेस जी, ये- कॉन्फ्रेंस ये- करने ये- वाले यही हैं देखते तो रहिए, 20 तारीख यही तक के देखते रहिए लिए दिल्ली में। 20 तारीख तक के लिए मेरे ख्याल से ये चीजें भविष्य के बारे में आज अभी कुछ मुकेश कहना जी सही नहीं मुकेश जी होगा। बहुत अच्छी बहस चल रही थी, ऐसे लेकिन ना फिलहाल करें फिलहाल ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो कर रही है और बीजेपी जो कर रही है वो एक्शन रिएक्शन वाला ही मामला है। लेकिन ये कहना अभी भी मुश्किल है कि कौन एक्शन ले रहा है और कौन रिएक्शन दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ लाइन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।